एक कंट्री है जापान, बेटा जापान लिया। एक बाप ने अपने बच्चे से कहा बेटा जापान लिया। अच्छा 4 दिन बाद न समझ में आएगा। बताओ जिब्रेलिन की डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट एक कंट्री का नाम बताओ जापान, और जापान के एक साइंटिस्ट का नाम है ई कुरुसोवा। वैसे भी ये चैप्टर अपने आप में माशाल्लाह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और ऊपर से नींद आ रही है। बताओ उस कंट्री का नाम। जय माता की। कंट्री का साइंटिस्ट का नाम ई कुरुसोवा का नाम जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन की डिस्कवरी में बहुत नाम लिया जाता है। ओके आइए, जापान में एक बीमारी होती थी, इस बीमारी का नाम था बकाने। वैसे इसी से बना है बकवास, बकवास कर बकाने। The disease was known as बकाने, and बकाने का मतलब होता है फुलिश सीडलिंग डिसीज। भाई साहब मैं आपको बताऊं, ये नाम अपने आप में हंसने वाला है कि बोलने सीड पगला गया है, पुलिस नहीं। एक बोला पुलिस सीडलिंग डिसीज। लोग बोलते थे फूलिश, फूलिश सीडलिंग डिसीज, यानी कि आपका सीडलिंग पगला गया। क्यों कहते थे इसका कारण सुनिए। जापान के खेतों में राइस की फसल लगाई जाती थी। राइस मतलब गेहूं। तो राइस की जब फसल लगाते थे, बेटा शांत रहो, थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ। तो राइस की फसल लगाने के तरीके होते हैं, उनको पहले तो कहीं बोया जाता है, बाद में रोपा जाता है। यस और नो? तो बोलते थे एकदम शांत रहो भाई, हम ही को पढ़ा लेंगे, तुम ही हो। तो राइस के सीडलिंग जब लगाए जाते थे, तो उनको समान रूप से खाद पानी एक ही जैसा, सेम खाद सेम पानी सब कुछ एक ही जैसी चीजें डाली जाती थी। लेकिन उनमें से कुछ राइस के पौधे एक्सेप्शनली लंबे हो जाते थे। अब जगह नहीं है, नहीं तो और लंबा कर देते हैं। तो जब किसानों से पूछा जाता था कि यार ये अचानक लंबा कैसे हो गया, बोले पता नहीं, वही खाना इनको दिया, वही इनको दिया, वही पानी इनको दिया, वही सब फर्टिलाइजर दिया, हो सकता है कि बीज पगला गया है। तो दिस डिसीज इज नोन एज फुलिश सीडलिंग डिसीज। अच्छा, पौधा लंबे होने से होता ये था कि स्टेमिन का पतला दुबला, तो ये पौधा हवा चलते चलते अचानक टूटता था और पानी में गिर जाता था। तुम्हें मालूम है राइस की फसल पानी की बहुत कमी में उगाई जाती है। बहुत कमी की बहुत ज्यादा, पानी बहुत ज्यादा होता है। अगर गिरेगा पौधा तो बताओ बचेगा कि सड़ जाएगा? आप लोग बड़ा परेशान कि यार फुलिश सीडलिंग डिसीज हो गई। ई कुरुसोवा ने कहा कि यार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, इनके पास ब्रेन थोड़ी ना सीड के पास जो उनको फुलिश सीडलिंग डिसीज हो गई। उन्होंने ऐसे सारे पौधों को टटोला कि इनको क्यों ये डिसीज हो रही। तो इनको यहां पर एक फंगस का इंफेक्शन मिला। किसका? फंगस। एक फंगस का इंफेक्शन मिला और इस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एसिड निकलता था, जिब्रेलिक एसिड, एसिड 3, दैट इज Ga3। और इस जिब्रेलिक एसिड ने इंटरनोडल लेंथ बढ़ा देनी थी, यानी पौधे की इंटरनोडल लेंथ बढ़ा देते थे, वो नोड की लेंथ बढ़ा देते थे। और जितनी ज्यादा इंटरनोडल लेंथ बढ़ती जाती थी, पौधा लंबा होता जाता था। तो ई कुरुसोवा ने कहा कि ये फुलिश सीडलिंग डिसीज नहीं है, बल्कि यहां पर एक फंगस का इंफेक्शन है। किसका? और उस फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फिर से बोलो, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम है? जिब्रेला। और उस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एक हार्मोन निकलता है, बोलो जिब्रेलिन। और वही
वही जिब्रेलिक एसिड आपके पौधे के इंटरनोडल लेंथ को बढ़ा देगा। पता प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डेफिनेशन आज मैंने क्या पढ़ाई आपको? These are the chemicals secreted by plants and कौन सा माइक्रो? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या ये फंगस है? इसी से निकला था कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन जो निकला वो जिब्रेलिन ने इंटरनोडल लेंथ घटाया कि बढ़ाया? बढ़ाया ना? कहां गए यादव जी? खड़े हो? अच्छा, अब आप बताओ, अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज का कोई मेंबर है तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन नहीं होता? एकदम शांत। फंगस के 4 क्लासेस के नाम: फाइको, एस्को, बेसिडियो। आज यूनिट पढ़ के आनी थी। और प्लांट में ये है, प्लांट के पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ रहे हैं आप? बताओ 4 क्लासेस याद है? एक फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। और इनमें से कौन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा? बैठिए। ड्यूट्रोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट आर दोज रूल्स इन द नेमिंग ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज? यस, ड्यूट्रोमाइसिटीज में अगर कोई मेंबर है उसके नामकरण के क्या रूल पढ़ाए थे मैंने? हमसे नहीं पढ़े। कब आए थे? ज्यादातर समय पर जिन भी फंगस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो उन्हें किस में डालोगे? ड्यूट्रोमाइसिस। पर जिस समय तुमने डिस्कवरी की उस समय पर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना दिख रहा हो। यस और नो? फिर बाद में तुम्हें पता चला कि जिसको तुमने ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाला है उसकी कुछ फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ फॉर्म कर रही हैं। इसका मतलब उसका ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्लासिफिकेशन सही है कि गलत? सही है कि गलत? सही कि गलत? गलत। तो बताओ उसको वही रखें कि बदल दें? और उसको या तो डालें एस्कोमाइसिटीज या तो डालें बेसिडियोमाइसिटीज। ओपन रखना दोनों। क्या पढ़ा मैंने? क्या पढ़ाया मैंने? अभी जो मैंने पढ़ा वो क्या था? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी तरफ ध्यान दो। दस बार बोल चुका कि बातें नहीं क्लियर करना है। क्या रूल पढ़ा गया याद है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्या नहीं है? सेक्सुअल, इसमें डालोगे ड्यूट्रोमाइसिटीज। अगर कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए और जो ड्यूट्रोमाइसिटीज में था उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में ही रखोगे कि बदल दोगे? या तो और नाम वही रखोगे कि बदल दोगे? इसका जीता जागता उदाहरण है ये। और मैंने तब भी पढ़ाया था और आज पूछ रहा हूं, जवाब नहीं आ रहा। एक फंगस है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। बोलो कौन सा? फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया में पूछा गया है, इसलिए जितना बार पढ़ो उतना अच्छा। इट इज इम्परफेक्ट। परफेक्ट
कि इम्परफेक्ट? मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बताओ किस में रहा? हाँ, बाद में पता चला कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यस और नो? नाम वही रखा कि बदल दिया? क्या नाम रखा? जिब्रेला। बैठो। तो कभी ये आ जाए ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस विल रिलीज द जिब्रेलिक एसिड? ऑप्शन में फ्यूजेरियम हो, जिब्रेला हो, बोथ हो, क्या लगाओगे? बोथ। बिकॉज बोथ आर द नेम ऑफ द सेम फंगस, बट वन इज इम्परफेक्ट, अनदर वन इज परफेक्ट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए तो परफेक्ट, ना मिले तो, इसलिए ड्यूट्रोमाइस्टिस का दूसरा नाम फंजाई इम्परफेक्टाई, याद है? या फिर इम्परफेक्ट फंजाई। बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट था, तो तुम लोग बात कर रहे हो। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जिब्रेलिक एसिड निकाला गया, और जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी में साइंटिस्ट का नाम है, बात बताओ, ई कुरुसोवा। अगर तुम ये दोनों नाम भी बता दोगे मेरा काम चल जाएगा, ये गणित ना पढ़ाओ तो। मैंने बोला इसके पहले भी मैंने बहुत कहानी सुनाई, नहीं आई। ये दोनों नाम बता दो, कंट्री का नाम, साइंटिस्ट का नाम, बीमारी का नाम। ये तीन बता दोगे मैं धन्य हूं, चौथा बता दोगे तो महा खुशी हो जाऊंगा। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या ये मोल्ड है? यस। मोल्ड मतलब फंगस। एक फंगस है जो कि तुम्हारी जड़ों में लग गया। किसकी जड़ों में? राइस की। और इसीलिए राइस की जड़ों पे लगने की वजह से इसके इंटरनोडल लेंथ घटे की बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो फिर आपको दूसरी डिस्कवरी आ गई। अब बताओ मैंने क्या पढ़ाया? कंट्री का नाम, साइंटिस्ट का नाम, बीमारी का नाम बताने हैं। अंग्रेजी में फुलिस सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस हो गया। फंगस का नाम मान लो जिब्रेला ऑप्शन में ना हो, फ्यूजेरियम। हाँ, फ्यूजेरियम। नाउ द थर्ड डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन। और ये डिस्कवरी भी बड़ी भयानक सेरेंडिपिटी है। साइंटिस्ट है स्कूग। आप अपनी बुक में देखो, शुरुआत के पैराग्राफ में किसका नाम है? स्कूग। शुरुआत पहले पैराग्राफ, एफ स्कूग। यस है। स्कूग टोबैको प्लांट को लेकर के, कौन से प्लांट को? टोबैको। तो पहले तो आपके दिमाग में ये चले कि किस प्लांट को लिया था? टोबैको प्लांट। और टोबैको प्लांट का नोडल टिश्यू, कौन सा टिश्यू? चूंकि मैंने पढ़ाया, मेरा पूरा हक बनता कि मैं पूछूं, लेकिन तुम बताते नहीं, इसलिए दुखी हो जाता। नोडल टिश्यू को उन्होंने एक्सप्लांट बनाया। क्या बनाया? एक्सप्लांट। क्या ये शब्द पहले पढ़ा? व्हाट इज एक्सप्लांट? इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच आर गोइंग टू यूज इनटू टिश्यू कल्चर। बोलो का टिश्यू कल्चर में जो पार्ट यूज करते हैं उसका नाम एक्सप्लांट। तो टोबैको प्लांट का एक्सप्लांट कौन सा है? नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू को, नोड के टिश्यू को उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, जैसा सब लोग करते थे इन्होंने भी किया। और जैसे बेटा एक्सप्लांट यहां पर इन्होंने डाला, वैसे ही एक्सप्लांट ग्रो करने लगा, और ग्रो करके अनडिफरेंशिएटेड मास बनाया सेल का। याद है? नाम बताओ। कैलस। साइंटिस्ट का नाम? स्कूग। प्लांट का नाम? हाँ, एक्सपेरिमेंट का नाम? टिश्यू कल्चर। फिर से बोलो। किसी भी चीज में डरना नहीं। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? कौन कर रहा था? किस प्लांट को? कौन से टिश्यू? इसमें कोई डाउट? डाला किस में? डाला न्यूट्रिएंट में। सेल डिवाइड होने लगी, क्या बनने लगा? कैलस। डिफरेंशिएटेड क्या? और बड़े परेशान थे, अब तो हो गए।
अब इनकी वाइल्ड थॉट क्या थे, सोच क्या थी कि काश भगवान इस कोशिकाओं में रूट स्टेम लीफ बन जाए। क्या बन जाए? कि रूट बन जाए, स्टेम बन जाए, लीफ बन जाए। बन ही नहीं रहा था। वो जितना इसको कराते थे मास और बढ़ जाता था, कोशिकाओं का अमाउंट घट जाता था कि और बढ़ रहा, और बढ़। कैलस का साइज घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। परेशान, एक हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हो रहा। अचानक इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट तो बर्बाद हो रहा है, तो टेबल में इनको जो जो रखा मिला सब कुछ इसमें डाल दिया। देखो क्या क्या डाला, अजीब पागल थे। वेस्कुलर टिश्यू रखे थे वो डाल दिए इसमें। ये डाला था वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, यानी जाइलम और फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट रखा था, इसमें डाल दिया। मैं कहानी बना रहा हूं, ऐसी कहानी हो ना ये अलग बात है। इसके अलावा इन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट इसी में डाल दिया। पागल ही आदमी होगा कि सब कुछ भरे जा रहा, तो खिसिया में कि नहीं कुछ हो रहा, तो बोले सब बर्बाद करो, स्वाहा करो। तो वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट डाला, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला। वहीं पर डीएनए रखा था स्पर्म का, स्पर्म डीएनए रखा था, वो भी डाल दिया। बताओ, अजीब अजीब चीजें डाल रहे हैं। अगर आदमी दिमाग से सही होता तो या तो प्लांट डालता या तो सब कुछ डाला। क्या डाला? वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, स्पर्म, और नारियल पानी पीने के लिए मंगाया था, वो भी कर ले हो। कोकोनट मिल्क बुलका, कोकोनट मिल्क का मतलब होता है कोकोनट वाटर, वो भी डाल दी और सो गए। भाड़ में जाए, उतनी दिन से कर रहे कुछ नहीं। और सुबह जागे, आए राम इसमें नई नई पत्तियां, नए नए पौधे निकल रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट निकल रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन निकल रहा है, जड़ें निकल रही हैं, एकदम छोटे छोटे पौधे निकल आए। इन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था, कैसे निकला? 7 दिन से कोशिश नहीं कर रहा था और कुछ नहीं निकल रहा था, आज कैसे निकल आया? तो इनका एक शिष्य था मिलर, बोलो कौन? मिलर। एक गंध मचा के गए थे, उसने साफ किया। बोले साहब आप जब सोने गए थे तो क्या क्या डाला था? बोला मैंने डाला था वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, जो जो पड़ा था सब डाल दिया। उसने कहा हो ना हो, इसी में कोई चीज है जो पौधों को बना रही है। बाद में स्कूग और मिलर दोनों ने मिलकर उस चीज का पता लगाया, और उस चीज का नाम था N6 फरफ्यूरिन अमीनो प्यूरिन। ये एक्चुअली स्पर्म डीएनए में थी, एंड इट इज नोन एज काइनेटिन। बोलो क्या नाम? और इस काइनेटिन में साइटोकाइनेसिस की क्षमता थी। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? सेल डिवीजन। फिर से बोलो। तो इन्होंने इसका ग्रुप नाम दिया साइटोकाइनिन। वैसे इसका नाम क्या था? काइनेटिन। व्हाट इज काइनेटिन? N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। तो कोई पूछे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था, एक साइंटिस्ट का नाम बताना, बोलो इसको। और कोई पूछे साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की? स्कूग एंड मिलर। ऑक्सीजन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ऑक्सीजन का आइसोलेशन FW रेंट। जिब्रेलिन की डिस्कवरी ई कुरुसोवा, याद है बीमारी का नाम? कैनेडा। अब आप तीसरा पॉइंट, साइटोकाइनिन में टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट। स्कूग, बुक सही से पढ़ना, केवल स्कूग का नाम, घर जाके पढ़ना जरूर, केवल स्कूग का नाम, पर डिस्कवरी स्कूग एंड और सब्सटेंस का नाम N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, आल्सो नोन एज काइनेटिन। याद रहेगा? कितनी डिस्कवरी हो गई? 3। और तीनों में कोई भी डिस्कवरी प्लान है? सब कैसी है? सेरेंडिपिटी। सब सेरेंडिपिटी। कोई बीमारी ढूंढ रहा था बकाने, तो मिल गया जिब्रेलिन। कोई देख रहा था पौधा कहाँ मुड़ता है उसमें, और कोई देख रहा था कि चलो टिश्यू कल्चर कर ले। तो बताओ इस एक्सपेरिमेंट में जो जो यूज किया गया बता पाओगे? एक्सप्लांट क्या था? नोडल टिश्यू। प्लांट क्या था? अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या था? टिश्यू कल्चर। कर कौन रहा था? इसको डाला, और क्या क्या गया? 4 चीज, वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, स्पर्म डीएनए, कोकोनट। और उससे होने क्या लगा? कैलस में मॉर्फोजेनेसिस होने लगी, लीफ रूट स्टेम बनने लगा। और किसने बनाया? N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन।
नाम बताओ। काइनेटिन। फिर से बोलो। क्या ये साइटोकाइनिन ग्रुप का है? यस। ये हो गया तीसरा डिस्कवरी। चौथी डिस्कवरी है, इट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी एक साथ 3 जगह पर हुई, 3 अलग अलग लोगों ने की। और तीनों के नाम नहीं तो हम लोग नाम नहीं पढ़े, ठीक है। बाकी आपको गूगल करने पे नाम आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से। तो पहली डिस्कवरी ये है कि एक भाई साहब देख रहे थे और देख रहे थे कि एक कली है जो खिल नहीं रही है, इसका नाम छिपकली है। ऐसा नहीं है। देयर वॉज अ बर्ड which not get emphasis, that was is known as dormant bird। बोलो कौन सी बर्ड? ऐसी बर्ड्स जो खिले ना, इट इज नोन एज डॉर्मेंट बर्ड। अगली बार कोई पूछे एक कली जो नहीं खिलती, डॉर्मेंट बर्ड। छिपकली मत बोलना। एक गेट जिससे नहीं गुजर सकते, खोल गेट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अब की बार कोई इसका जेन्युइन आंसर पूछे, वो कली जो कभी ना खिले, डॉर्मेंट बर्ड। कौन पढ़ाया? बायोलॉजी। तो किसी ने इस डॉर्मेंट बर्ड में एक सब्सटेंस ढूंढा, उसका नाम उसने डॉर्मिन रख दिया। क्या रख दिया? डॉर्मिन। डॉर्मिन नाम का एक सब्सटेंस था जो बर्ड को खिलने नहीं दे रहा था। किसी ने देखा कि सेल डिवीजन इनहिबिट हो चुका है, सेल डिवीजन रुक गया, तो उन्होंने उस सब्सटेंस का नाम रखा इनहिबिटर बी। किसी ने देखा कि पौधे से पत्तियां टूट टूट कर गिर रही हैं, यानी एब्सिसन हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्सिसन। कोई पूछे व्हाट इज एब्सिसन? इट इज पतझड़। तो इन्होंने कहा एब्सिसन करने वाला सब्सटेंस, इट इज नोन एज एब्सिसिन सेकेंड। तीन लोगों ने 3 अलग अलग सब्सटेंस ढूंढे। एक ने क्या ढूंढा? डॉर्मेंट। एक ने इनहिबिटर भी, एक ने एब्सिसिन से। बाद में तीनों के तीनों का केमिकल नेचर एक ही निकला, दैट वाज कैरोटीनॉइड्स। बोलो क्या नाम? और इट वाज अ एसिड नोन एज एब्सिसिक एसिड नोन एज ABA। ABA, व्हाट इज ABA? एब्सिसिक एसिड। ओके। और चौथी डिस्कवरी तो हमारी मम्मी ने तब कर दी थी जब मैं छोटा था। वो कहते थे सुनील, जैसे एक सड़ा हुआ टोकरी का आम, टोकरी में रखा हुआ एक सड़ा आम बाकी आमों को सड़ा देता है, वैसे तुम मेरे घर के सड़े हुए आम हो। ऐसे कहती थी मेरी माता जी। और बोलते तुम्हारी वजह से मेरे बाकी बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मुझे उन्होंने हॉस्टल भिजवा दिया था। बाबा इसको 10 साल की उम्र में मुझे नवोदय भेज दिया गया। मैं बहुत शरारती था। सब होते हैं, हम भी थे थोड़ा। और उस बचपन में चोरी की आदत लग गई थी, और वो आदत बड़ी अजीब होती, कंपट खाने की। हाउ मेनी ऑफ यू नो द कंपट? वेरी गुड, अच्छा है बचपन। एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो द काला कंपट, नमकीन वाला? एंड हाउ मेनी ऑफ यू नो द चूरन की पुड़िया? अच्छा ये तो नहीं जानते। हाउ मेनी ऑफ यू नो द कैथा? अच्छा इमली? अब ये सब मेरे स्कूल के बाहर बहुत मिलती थी, और मुझे वो लंबी लंबी चूरन की पुड़िया से जो खट्टा चूरन था उसको चाट के खाने की आदत लग गई थी, और मम्मी पैसा देती नहीं थी। तो मैं अक्सर जब मम्मी खाना बना रही होती थी तो मैं जेब में हाथ डालते डालते घूमता था। जिसके भी कपड़े टांगे, पिताजी के कपड़ों में पता पैसा पड़ा। एक बार मैंने 100 रुपया उड़ा दिया। उस समय दैट टाइम 100 रुपया वाज लाइक द 1000 और द 5000 रुपीज, और मैंने 100 रुपया उड़ा दिया। इट वाज द 92 93। हाँ, और मैं इमली खा गया, और खाया नहीं, 2-4-5 दोस्तों को ले गया। खाओगे चूरन, खाओगे चटनी? मेरे सारे दोस्त मोहल्ले वालों के बीच में मैं राजा। अरे वाह यार तुम बड़े अमीर हो, सट्टे नाल रहोगे तो ऐसा। और
और पिताजी ने वो 100 रुपया किसी दूसरे काम के लिए रखा हुआ था, तो 2 4 5 रुपए होता तो ना ढूंढते, बोले 100 रुपए का काम गया, और चोर की दाढ़ी किन का। जैसे उन्होंने बोला 100 रुपया कहाँ गया, मैं सो गया। बोले यही है, जोड़ ठोक के गए। तो ऐसी एक आदत नहीं थी, कई आदतें पड़ने लगी थी। उन्होंने कहा कि ये सड़ा हुआ आम है, बाकी बच्चों को भी खराब कर देगा। मेरे बाकी भाई जितने भी थे बड़े खुश होते थे जब मेरे मार पड़ती थी, क्योंकि मैं जब उनको अकेले में पाता था। मेरी दीदी मुझसे बड़ी, अच्छा, और दीदी जब मुझसे बड़ी थी तो वो मुझसे जीत जाती थी। उनकी खास बात थी कि जब वो लड़ती थी तो वो मुंह नोच लेती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू ओवरकम। एक दिन मुझे समझ में आया, इनकी कमजोर कड़ी इनके बाल। और जब भी अगली बार लड़ने आए मैं देखता रहता, और जैसे पास आने थे मैं बाल पकड़ लिया। और वो मर जाए कुत्ता, जाने कौन कौन सी गाली, मैं पकड़ लिया था। फिर अंततः वो कहती थी अच्छा छोड़ दे भाई, छोड़ दे, हो गया। तो मैं ना बड़ों से डरता था ना छोटों से डरता था, और जितने लोग तो सबको उड़ाता था। तो जब हमें पड़ती थी तो कोने से खंभे पिछल देते थे। तो धीरे 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 आई गेट वायलेंट। वो वायलेंट होता गया तो बोले भाई इसको भगाओ यहाँ से, नहीं तो बर्बाद कर देगा। तो माता जी हमारी जो बात कहती थी वही बात आज भी कह रहे हैं। कजिन कौन कह रहा है? अभी कौन कजिन से, आई डोंट नो। वो कहते हैं कि अगर किसी टोकरी में सड़ा नहीं पका हुआ संतरा रखा है, क्या रखा है? संतरा, ऑरेंज, राइपेंड ऑरेंज। ये आपकी बुक लिखती है, देख लेना। तो वहां पर रखे हुए कच्चे केलों को पका सकता है। अब इन्हें केले ही मानिएगा प्लीज। ये बनाना इनकी राइपनिंग कर देगा। छोटी सी कहानी के साथ आपको एक कहानी बता रहे हैं। तो बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज में सुनोगे, एक सड़ा हुआ संतरा बाकी केलों को सड़ा सकता है, लेकिन कजिन ने कहा एक पका हुआ संतरा केलों को पका सकता है। तो बोले कैसे पका दिया? तो दूर दूर रखे। बोले इससे गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या है? इथाइलिन। एंड दिस इथाइलिन गैस had been discovered at that time by the cousin, और उन्होंने इस गैस का नाम रखा इथाइलिन। You got it? तो यही लिखा हुआ है, पके हुए संतरे अगर रख दिए जाएं किसके साथ? केलों के साथ, तो बताइए क्या केले पक जाएंगे? और बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक मालूम है। अगर आप कच्चा आम तोड़ लाओ और उसे आर्टिफिशियली राइपन करना चाहो तो भूसे के अंदर डालो। भूसे के अंदर वही गैस होती है, कौन सी? इथाइलिन। या फिर बोरों के अंदर रख दो जिनमें गेहूं हो, यस और नो, वही गैस है कौन सी? इथाइलिन। तो क्या आपके कच्चे आम पकने लगते हैं? इसी को बोलते हैं पाल के आम। पाल साहब, डाल के आम कि पाल के आम? पाल साहब है, बटो। ओके, तो बताओ 5वीं डिस्कवरी का नाम क्या था बेटा? इथाइलिन। कितनी डिस्कवरी हो गई? 5 याद रहेंगी? पहली डिस्कवरी ऑक्सीजन किसने की? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस। और किसने आइसोलेट किया? कितने अच्छे बच्चे हो, एक बार में आ जाता है तुम लोग को। अच्छा बताओ, बिना देखे बताना। दूसरी थी जिब्रेलिन, याद है? जापान था। साइंटिस्ट का नाम? बीमारी का नाम? कहने था। वेरी गुड। और भाई साहब उससे निकाला गया था फंगस का नाम जिब्रेला, और उससे क्या था? जिब्रेलिन। GA3 था। 2 डिस्कवरी हो गई। तीसरा याद है? स्कूग याद है? नोडल टिश्यू याद है? स्कूग एंड मिलर याद है? N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। चौथा याद है? 3 एप्सिसिन इनहिबिटर बी, एप्सिसिन सेकेंड, और चौथा कौन? कजिन। और बोले पके हुए फल दूसरे फलों को पका सकते हैं? यस।
नाउ द प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो हेडिंग तुम बता दो, बाकी मैं पढ़ा दूंगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन। हर एक प्लांट का अलग अलग इफेक्ट है, सॉरी हर एक प्लांट हार्मोन का अलग अलग इफेक्ट है। तो पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। आइए ऑक्सिन के बारे में पूरी बातें करते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। डिस्कवरी हो गई अब इनके इफेक्ट, फंक्शंस। बोलते हैं फर्स्ट ऑक्सिन एंड द फर्स्ट नेचुरल ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ओके, इट इज डिस्कवर्ड इन ह्यूमन यूरिन। अजीब बात है, प्लांट हार्मोन ह्यूमन यूरिन में क्या कर रहा है? आई डोंट नो, लेकिन ये डिस्कवर कहां गया? ह्यूमन यूरिन। इट वॉज डिस्कवर्ड इन ह्यूमन यूरिन। कहते हैं कि अगर लोगों को पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाए तो उनके यूरिन में ये आइंडोल एस्टिक एसिड निकलने लगता है। IAA, व्हाट इज IAA? आइंडोल एस्टिक एसिड। तो पहली बार जब ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई, प्लांट हार्मोन होने के बावजूद भी, प्लांट में डिस्कवर हुआ कि ह्यूमन यूरिन। तब से लेकर आज तक ऑक्सिन को दो ग्रुप में बांटा जा चुका है। देयर आर सम नेचुरल ऑक्सिन्स, कुछ ऐसे ऑक्सिन हैं जो नेचुरल होते हैं। देयर आर सम सिंथेटिक ऑक्सिन्स, जिन्हें बनाया जा सकता है। नेचुरल ऑक्सिन्स में एक है IAA, नाम आपको मालूम ही है, और एक है IBA। इट इज नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड and it is known as indole butyric acid. सिंथेटिक ऑक्सिन में देयर इज अ लिस्ट, और दो आपकी बुक में दिए गए हैं। वन इज नोन एज NAA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। हालांकि नैफ्थलीन की बॉल आप लोगों ने यूरिनल्स में देखी होंगी, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है एसिटिक एसिड के साथ। इट इज नोन एज नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड दिस द फेमस 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। समस्या ये नहीं कि मैं पढ़ा दूंगा, समस्या ये है कि तुम्हें कितना आएगा। पहले केवल एसिटिक एसिड पकड़ो, ये देखो, बोलो बोलो, फिर से बोलो। तो ज्यादातर ऑक्सिन एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव, ऑल की ज्यादातर। अब देखो, एसिटिक एसिड में इंडोल डोलो जोड़ो, नैफ्थलीन जोड़ो, और फिनॉक्सी में दो जगह पर, एक दूसरी पोजीशन और एक चौथी, क्या जोड़ो? क्लोरो। अब बोलो क्या होगा? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो कभी इसका नाम भूल जाना, घबराना नहीं, याद रखना ये एसिटिक एसिड है। उसमें कौन सा ग्रुप लगाना? फिनॉक्सी। और फिनॉक्सी की किस दो पोजीशन पे? 2 और 4। क्या लगाना? क्लोरीन। नाम बताओ। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेचुरल में कौन कौन? IAA, IB। I है, I है, A है, A है, ये क्या है? A, ये B। तो मैं इसे A याद रखता हूं, ये B याद रखता हूं। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। और जो कहते ना 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 मैं नेचुरल, वो ना बोल तो रहा है ना, मैं नेचुरल, तो मैं कैसा हूं? सिंथेटिक। इट इज नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ना, ये ना करो। और यहां पर तो कोई भी बोल देगा 2,4-D में क्लोरीन आ गया। क्लोरीन नेचुरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल सब्सटेंस में कार्बन होता है, क्लोरीन नहीं। तो व्हाट इज 2,4-D? एक और होता है 2,4,5-T, नाम नहीं बताया। 4,5-T। और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, किसी को मालूम है?
व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2,4-D प्लस 2,4,5T? क्या बात है, क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जय हो बाबा। पता करके आओ, 2,4-D प्लस 2,4,5T मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनता है, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज नोन बाय द नेम। होमवर्क है तुम्हारा, पता करके आओ। 2,4-D प्लस 2,4,5T, ये भी एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, ये भी एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है, ये भी एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। अरे चलो DDT पता करके आओ सौरभ बाबू। तो बताओ, नाम बताओ, कितने प्रकार के? 2, एक और नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल के नाम याद है? बोलो। IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। व्हाट इज IBA? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। पक्का? अच्छा बताओ, सिंथेटिक के बोलो। NAA, व्हाट इज NAA? नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी। अच्छा, शुरू करने के पहले इतना जवाब चाहिए, पहला ऑक्सीजन कहाँ डिस्कवर किया गया? जो तुम कल कर रहे थे आज फिर वही कर रहे हो। तुम्हें भी नमाज में जाना है, कितने बजे? 1:15, टाइम है अभी। 2,4,5, 2,4-D, ना मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी। पक्का? ओके, आगे सुनो। द फंक्शंस, मैं 1:25 पर रोज छोड़ता हूं, आज भी 1:25 पे छोड़ूंगा। जितने लोगों को 1:15 पे जाना वो निकल जाएंगे बिना शोर किए हुए, ठीक है? पहला फंक्शन, इट इज रूटिंग इन स्टेम कटिंग। ऑक्सीजन का पहला फंक्शन होता है स्टेम कटिंग्स में रूटिंग करना। तो पहली बात तो आपको स्टेम कटिंग ही नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अगर मैं हिंदी बोल दूं तो कहोगे अच्छा इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज कलम लगाना। व्हाट इज कलम लगाना? तो कुछ लोग ना स्टेम कटिंग जानते हैं ना कलम जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लाइक दिस, एक प्लांट लेते हैं, याद है? उस प्लांट में दूसरे प्लांट की कलम लगाते हैं, ऐसा है? इसमें से एक होता है सायॉन, बोलो क्या होता है? और एक होता है स्टॉक, जिसमें लगाते हैं वो स्टॉक, और जिसको लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सायान स्टॉक में जुड़ जाए। इस जुड़ जाना, इट इज नोन एज रूटिंग। बोलो क्या? तो रूटिंग करने के लिए हमें क्या डालनी पड़ेगी? ऑक्सीजन। कैसे बोलो? अगर ये कलम सीधे ग्राउंड में लगाई जाए, जैसे तुम गुलाब की कलमें लगाते हो, याद है, कटी हुई, तो आप चाहते हो कि ये जड़ें निकाल दे, इट इज ऑल्सो नोन एज रूटिंग। ठीक है? आप क्या करते हो, किसी घर में तुमने गुलाब का पौधा देखा, बोले भैया एक छोटा सा इसका स्टेम कट दे दो, तो किसी ने तुमको स्टेम कट दिया, तुमने घर में जाकर के उसे लगा दिया, और तुम चाहते हो कि वो लगाने के बाद वहां पर क्या बन जाए, उससे पौधा बन जाए। तो पौधा कैसे बन जाएगा? जब वो तना है, तो तने में क्या चाहिए? जड़ें। कैसी जड़ें चाहिए? एडवेंटिशियस। कैसी? अब ये एडवेंटिशियस बट्स जड़ें कैसे निकले? क्या डाल दो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डालोगे तो क्या यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी, यस, और पौधे में रूटिंग हो जाएगी, और ये जो स्टेम था वो स्टेम बचेगा कि प्लांट हो जाएगा। तो पहला काम, ऑक्सीजन रूटिंग करता है स्टेम कटिंग में। बता पाओगे? बताओ, ऑक्सीजन का पहला काम रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो आप किसी भी कलम में रूट्स निकालना चाहते हो, कलम होती है रूट की स्टेम की? स्टेम है, उसमें रूट निकालना चाह रहे हो, क्या डालोगे? ऑक्सीजन। दूसरा फंक्शन, यस, सेकेंड फंक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा। इट हेल्प इन फ्लावरिंग। ऑक्सीजन फ्लावरिंग में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पाइनएप्पल फ्लावरिंग। पाइन एप्पल के पौधों में फ्लावरिंग में मदद करता है। दूसरा फंक्शन, तो इन फंक्शन को लिस्ट में याद करना है आपको। मैं बोल दूं 7 फंक्शन, तो 7 फंक्शन सबको आने चाहिए। पहला फंक्शन रूटिंग स्टेम, दूसरा किसमें? पाइनएप्पल। तीसरा फंक्शन, ध्यान सुनेंगे, इट इज डिले इन सेनेसेंस। डिले इन सेनेसेंस,
ऑफ न्यू टिश्यू। इसको समझिएगा, अजीब अजीब सा काम है इनका। मान लो अगर पत्ती नई है, न्यू लीफ है, तो उसे गिरने देगा कि नहीं गिरने देगा? अगर नया फ्लावर है तो बताओ उसे गिरने देगा कि नहीं गिरने देगा? तो नई पत्तियों और नए फूलों को नहीं गिरने देगा, डिले करेगा, बट प्रमोट सीनेसेंस। ऑफ ओल्ड टिश्यू। अब एक आम पक चुका है पूरी तरीके से और वो पुराना हो चुका है, बताइए ऑक्सीजन डालने पर वो आम लगा रहेगा कि गिर जाएगा? पक्का? तो ओल्ड फ्रूट को ये गिरा देता है, इनको ड्रॉप कर देगा। तीसरा फंक्शन अजीब है कि ये सेनेसेंस को डिले भी करता है, देर भी कर देता है और प्रमोट भी कर देता है। अगर नए टिश्यू है तो डिले करेगा, अगर नए टिश्यू है तो उनको गिरने मरने नहीं देगा, और अगर कहीं वो पुराने टिश्यू है तो उन्हें जल्दी से मार के गिरा देगा। हाँ भाई, पहला फंक्शन रूटिंग। दूसरा फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। तीसरा डिले इन सेनेसेंस ऑफ न्यू टिश्यू एंड प्रमोट सेनेसेंस ऑफ ओल्ड टिश्यू के सेनेसेंस को प्रमोट करेगा और नए टिश्यू के सेनेसेंस को डिले करेगा। चौथा, इट हेल्प इन एपिकल डोमिनेंस। चौथा काम, एपिकल बड डोमिनेंस। पहले से पूरी तरीके से समझ लो। बोलते किसी भी पौधे में स्टेम में दो तरीके की बड्स पाई जाती हैं। These buds which are present in apex, these are known as apical buds. Apical buds. And if any bud is present in axile, this is known as axillary bud. मैंने पहले ही बोला बताया कि मेन स्टेम और ब्रांच के बीच का न्यून कोण कौन सा? That is acute angle. It is known as axile. फिर से बोलो। और एक्साइल पर कोई बड हो तो एक्सिलरी। ध्यान सुनो, बोलते हैं अगर एक्सिलरी बड ग्रो करेगी तो इससे बनेगी ब्रांचेस। क्या बनेगी? ब्रांचेस। और अगर एपिकल बड ग्रो करेगी तो बढ़ेगी लेंथ। बोलो क्या? तो अगर पौधे में एपिकल बड की दादागिरी है, किसकी? तो पौधा लंबा ज्यादा होगा, ब्रांचेस कम निकलेगी। यूकेलिप्टस देखा? बताओ, ब्रांचेस बहुत निकलती है, ब्रांचेस कम, लंबा ज्यादा। और अगर एक्सिलरी बड की डोमिनेंस है, किसकी? तो बताओ, पौधे का लंबाई कम, ब्रांचेस ज्यादा। चाय के बागान देखें, लंबे ज्यादा होता है कि ब्रांचेस ज्यादा? ब्रांचेस ज्यादा। हाँ, ऐसा ही होता है बिटिया, चाय के बागान। अच्छा अच्छा। तो जितनी भी झाड़ियां होती हैं उनमें क्या होता है? एक्सिलरी बड का दादागिरी। और जितने बड़े पौधे होते हैं एपिकल बड की दादा। अब एपिकल बड में होता है ऑक्सिन। बोलो क्या होता है? और ऑक्स दादागिरी बढ़ जाती है। दादागिरी बढ़ जाती है, इसका मतलब पौधा किसमें बढ़ेगा? लंबाई। ब्रांचेस निकलेंगी नहीं निकलेगी। याद रहेगा? यस। तो याद रखना, अगर तुम्हें एपिकल बड डोमिनेंस खत्म करना है, क्या करना है? तो आपको डीकैपिटेशन करना पड़ेगा। ये शब्द सुनना, वरना घर जाके एक चीज गलत पढ़ोगे और कल आकर मेरा सर खाओगे। आपको करना पड़ेगा डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन का मतलब होता है किसी की टिप को काट देना। बोलो, टिप को काट देना। तो अगर तुमने डीकैपिटेशन कर दिया, इट इज द कटिंग ऑफ टिप। तो अगर टिप कट गई तो बताओ ऑक्सीजन बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा। तो डीकैपिटेशन होने पर एपिकल डोमिनेंस होगा कि नहीं होगा? तो डीकैपिटेशन की वजह से ब्रांचेस ज्यादा निकलेंगी। क्या ज्यादा निकलेंगी? ब्रांचेस। और यही काम हम लोग टी प्लांटेशन में यूज करते हैं, क्योंकि टी प्लांटेशन में हमें लंबाई चाहिए कि झाड़ियां ज्यादा?
इट इज नोन एज हेज मेकिंग। यही क्वेश्चन मिलेगा। हेज मेकिंग मतलब झाड़ीदार बनाना, और झाड़ीदार बनाने के लिए आपको पौधों को क्या करना पड़ेगा? टिप से काटना पड़ेगा। और इसीलिए माली भैया आपके घर में लगी हुई एक बेल को कैंची से काटते रहते हैं। क्यों काटते रहते हैं? क्योंकि उसको काटने से क्या कटेगा? एपिकल बड। और एपिकल बड कट गई तो क्या नहीं होगा? एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा तो पौधा लंबाई में नहीं बढ़ेगा, बल्कि किसमें बढ़ेगा? ब्रांचेस। और ब्रांचेस बढ़ेगा तो आपके चारों तरफ जो फेंस होगी हरी वाली, वो खराब होगी कि अच्छी होगी? तो बताओ ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। किसको? यानी लंबाई बढ़ाएगा कि ब्रांचेस? और डीकैपिटेशन, हाँ ब्रांचेस। यानी डीकैपिटेशन ऑक्सिन को बढ़ाता है कि कम कर देता है? कम कर। तो घर जाकर जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा डीकैपिटेशन इज हेल्पिंग इन द टी प्लांटेशन फॉर हेज मेकिंग, फॉर हेज मेकिंग। 4 काम बता पाओगे? पहला तो क्या मुझे ये खाली चाहिए? चलो भाई, पहला काम रूटिंग इन स्टेम कटिंग। दूसरा काम फ्लावरिंग इन पाइन। तीसरा काम डिले इन सेमेस्टर। चौथा काम एपिकल पक्का ना। पांचवा पार्थिनोकार्पी। नाम तो सुना होगा पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के फलों का बन जाना, इट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। होता पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं सीडफुल की सीडलेस। याद रखना, ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी करता है टोमेटो में। बुक में लिखा होगा। किसमें? टोमेटो। टोमेटो ही लिखा होगा, देखो। पर याद रखना, द बेस्ट पार्थिनोकार्पिक एजेंट इज जिब्रेलिन। बेस्ट पार्थिनोकार्पिक एजेंट इज जिब्रेलिन। बुक में जिब्रेलिन के बारे में, पार्थिनोकार्पी में कुछ नहीं लिखा, और इसी वजह से आप एक क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हो। कभी आ जाए पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन करता है, यस। जिब्रेलिन करता है, यस। लेकिन दोनों में बेहतर कौन करता है? जिब्रेलिन। द बेस्ट पार्थिनोकार्पिक एजेंट इज जिब्रेलिन, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पार्थिनोकार्पी हो गया। इसके अलावा पांचवा काम, छठा काम है, दे एक्ट लाइक वीडीसाइड्स। तो सबसे पहले व्हाट इज वीड? दे आर द अनवांटेड प्लांट। आपकी फसल में जितने भी अनवांटेड प्लांट है, ये वीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वीड। अच्छा, आपकी फसल दैट इज गेहूं, ज्यादातर राइस, गेहूं, ये जो फसल है डाइकॉट है कि मोनोकॉट? सुन लो ध्यान से, तभी जवाब दे पाओगे। आपकी क्रॉप है मोनोकॉट, और ज्यादातर वीड, मैंने सारे वीड की बात नहीं कही, ज्यादातर वीड्स दे आर डाइकॉट। बोलो क्या होते हैं? डाइकॉट होते हैं। तो ऑक्सिन, आदत है ऑक्सिन की कि वो डाइकॉट पौधों के, डाइकॉट प्लांट्स की ब्रॉड लीफ को गिराता है। ब्रॉड लीफ को गिराता है, इनका एब्सेशन कर देता है और फिर मार देता है वो पौधों। और इस वजह से तुम्हारा गेहूं बच जाएगा, क्योंकि गेहूं की पत्तियां चौड़ी, और दूसरी बात गेहूं डाइकॉट कैसा है? तो अगर तुमने ऑक्सिन डाला, जैसे कौन सा ऑक्सिन? 2,4-D, नाम याद है? 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सिल एसिड। ये 2,4-D क्या करेगा? फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि वो मोनोकॉट है, मोनोकॉट। और दूसरा, उसकी पत्तियां चौड़ी नहीं। तो ये दो तरीके से मारता है, या तो चौड़ी पत्तियों वालों को गिराएगा, और या फिर वो कैसा हो? डाइकॉट। अगर दोनों बातें तो और अच्छी बात है। बोलते हैं इसीलिए जब आप बड़े डॉक्टर बन जाओगे और आप एक बड़ा सा घर खरीदोगे,
जितना घर खरीदोगे उसका 10 गुना आपके घर में लॉन होगा, बड़ा सा घास का मैदान होगा, यहाँ आप रहते होगे, यहाँ आप न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ते हो, चाय पीते हो, यहाँ पर आपके बच्चे खेलते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 50 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे आने वाले समय में, इसलिए ज्यादा कमाना पड़ेगा। मैं कभी सोचता था कि ऐसा कर पाऊंगा, नहीं कर पाया, गरीब आदमी। अब क्या है, अगर आप इतना बड़ा लॉन रखते हो और चाहते हो कि इसमें घास रहे, कैसी रहे, और आपके पास माली नहीं है और आप चाहते हो कि इस घास रहे और इसमें वीड ना आए, दूसरे उल्टे सीधे प्लांट ना आए, तो आप चाहते हो कि वीड फ्री लॉन मिले आपको, वीड फ्री लॉन, ऐसा लॉन रहे जिसमें घास तो रहे लेकिन वीड ना रहे, उल्टे सीधे पौधे ना उगे। क्या डालो? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि घास होती है डायकॉट की मोनोकॉट और इसके पत्ते चौड़े की पतले पतले। तो जैसे तुमने ऑक्सीजन डाला, माली की जरूरत नहीं है, आपने लॉन में जितना ऑक्सीजन डाला, जितने वीड रहेंगे बचेंगे कि मर जाएंगे। तो आपकी बुक बोलती है पढ़ना कि इफ यू वांट वीड फ्री लॉन, क्या चाहिए? तो क्या डालोगे? ऑक्सीजन। नाउ फंक्शन नंबर 7, हाँ, कैप याद है? ये याद है? बोलो। मैचुरेशन जोन में डिफरेंशिएशन चल रहा है। कल मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एनी मॉडिफिकेशन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म न्यूली फॉर्म सेल विच फंक्शन करने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पैरेन्काइमा बन जाना, जाइलम बन जाना, फ्लोएम बन जाना, सब डिफरेंशिएशन है। यस और नो? आप ऑक्सीजन डालिए, ये जाइलम डिफरेंशिएशन को बढ़ा देगा। किसको? जाइलम डिफरेंशिएशन को बढ़ा देगा। ऑक्सीजन इंक्रीजेस द जाइलम डिफरेंशिएशन। और 8वां काम, इट इंक्रीजेस सेल डिवीजन ऑल्सो। क्या इंक्रीज करेगा? सेल डिवीजन। जो लोग ये 8 गिनती लिख लेंगे वो डरेंगे नहीं कि ऑक्सीजन में कितने काम याद रखने। कितने काम? 8 याद रहेंगे। एनसीईआरटी में 8 से ज्यादा दिए ही नहीं दिए बेटा, हैं तो बहुत सारे और भी। वैसे एक और लिखना चाहिए जिसकी वजह से इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसी को याद है? बोलो क्या? दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। भूल गए होगे आप? बताओ, जब बेटा ये लोग लाइट डालते थे तो पौधा लाइट की तरफ मूव कर रहा था। दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक। और दूसरा जियोट्रॉपिक। तो जड़ों में क्या होता है और तनों में फोटोट्रॉपिक। तो ये काम कौन करता है? ऑक्सीजन। तो जड़ों का जियोट्रॉपिक और तनों का फोटोट्रॉपिक कौन करता है? ऑक्सीजन। तो कुल मिला के कितने काम? 9। 8 नहीं, 9 वर्क बोलो। इसके बाद नमाज पढ़ने जाओ और जुम्मा मुबारक हो आपको। ठीक है? हाँ बोलो, पहला बोलो। जिनको जाना जा सकते हैं। पहला कौन? रूटिंग इन स्टेम, फ्लावरिंग इन पाइन, डिले इन सेनेसेंस ऑफ न्यू टिश्यू, प्रमोट सेनेसेंस ऑफ ओल्ड टिश्यू। सही? टाइम क्या? टाइम क्या? 20 हो गए। सही ना? 5 मिनट और पढ़ा है। चलो सर जाओ। चलो ठीक है। 3 देखिए आगे। चौथा का एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करेगा। 5वां पार्किंग का। 6ठा रेडिसाइड। 7वां जाइलम डिफरेंशिएशन। 8वां सेल डिवीजन। 9वां फोटोट्रॉपिज्म एंड जियो। शाम को बेटा हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, तबीयत अच्छी नहीं है मेरी। टेक केयर।